BSSC CGL4 हम लोग साइंस का डिस्कशन देखते हैं। ये सेट नंबर 137 का देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग का 24 नंबर में है साइंस का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि तेल लगा कागज कैसा होता है? पारदर्शक होती है? क्या इससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है? पारदर्शक का मतलब हुआ कि इससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। और ये यहाँ पर हमारा अपारदर्शक का मतलब कि इससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाती है। तो जब आर पार प्रकाश की किरण नहीं हो पाती है तो उसके पीछे में एक अंधकार क्षेत्र बनता है जिसे उस वस्तु की छाया कहा जाता है, शैडो कहा जाता है। और यहाँ तेल लगा हुआ कागज जो हो गया हमारा कैसा पदार्थ में आ जाएगा? तो ये हमारा अर्ध पारदर्शक में आ जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज हो जाएगी, चाहे आप लोग कह दीजिएगा घिसा हुआ कांच हो जाएगा, घिसा हुआ कांच हो जाए, घिसा हुआ आपका शीशा हो जाएगा, घिसा हुआ शीशा हो जाएगा। ये सब का सब अर्ध पारदर्शक में आता है। घिसा हुआ शीशा भी आ जाएगा, ठीक ना, आपका तेल लगा हुआ आपका कागज भी आ जाएगा। चलिए इसका आंसर बन गया आप लोगों का। कौन आंसर आ गया? ये सी नंबर आंसर सही है। अगला नंबर है कि वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। सही बात है कि इंद्रधनुष जो होती है ना हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। और वर्षा की बूंदों पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है और सूर्य के विपरीत दिशा में एक रंगीन चाप दिखाई देता है जिसको इंद्रधनुष कहा जाता है। लेकिन इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की 3 घटनाएं इन्वॉल्व है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होती है, प्रकाश का अपवर्तन होती है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है। द बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? इंद्रधनुष का बनना। तो हम लोग लिख दे रहे हैं कि इंद्रधनुष का बनना जो होती है, इंद्रधनुष कहिएगा, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के आपका वर्ण विक्षेपण कोमा अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। एक अच्छा क्या है? उदाहरण है, एक अच्छा उदाहरण है। तो चलिए सर ये तो देख लिए, यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। कहिएगा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो सुबह में बताइए सूर्य किधर उगता है? पूरब में, तो ये पश्चिम में दिखाई देगा। शाम में सूरज किधर जाता है? पूरब पश्चिम में, तो ये पूरब में दिखाई देगा। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है क्योंकि ठीक सूर्य हमारे माथे के ऊपर होती है, ठीक ना। सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, कर दीजिएगा, दिखाई देता है, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। चलिए ये बातें बता दीजिए। अब ये देखिएगा, एक होती है प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष। ये 2 प्रकार का होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष होती है, इंद्रधनुष में इसमें कह दीजिएगा 2 बार अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार, 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, 1 बार TIR की घटना होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना। तब प्राथमिक इंद्रधनुष में यहाँ से अगर ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछेगा, गहराइयों की क्वेश्चन पूछेगी, तो यहाँ से पूछेगा
कि प्राइमरी रेनबो में 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। और बताइएगा द्वितीयक इंद्रधनुष में पूछा जाएगा कि द्वितीयक इंद्रधनुष में कहा जाएगा कि 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, दोनों 2-2 बार। तो इसका सही एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ये द बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कौन? इंद्रधनुष का बनना। कौन नंबर हो जाएगा आंसर हमारा सही? तो ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया, 1 नंबर आंसर का सही जवाब बन गया ना। ये अगले नंबर पर आ जाते हैं। मान लीजिए राममोहन ने एक बेलनाकार छड़ चुंबक को एक वृत्ताकार परिनालिका की अक्ष के वृत्ताकार परिनालिका सोलेनॉइड वृत्ताकार परिनालिका के अक्ष के अनुदिश दिशा रखा है। फिर वह चुंबक को परिनालिका के अक्ष के परितः, ठीक है, अक्ष के परितः घुमाता है, माने कि उसके समानांतर घुमाता है। तो प्रेरित विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो कहिएगा परिनालिका में कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा। जब उसमें ईएमएफ जनरेट ही नहीं होगा तो क्या उसमें धारा बहेगी? नहीं। कहिएगा कि उसमें धारा नहीं बहेगी, ठीक ना। ठीक ना, धारा उसमें नहीं बहेगी। तो कहिएगा ईएमएफ शून्य हो जाएगा यहाँ पर, तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि कुंडली में, किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का मान जो होती है ई बराबर होती है VLB साइन थीटा के बराबर, VLB साइन थीटा के बराबर। और यहाँ साइन थीटा का मतलब कि आपका दोनों के बीच बना कौन हो गया? तो यहाँ पर उसके समानांतर ही गति करवाई जाती है। तो जब समानांतर गति करवाई जाएगी तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा, तो वहां से बहने वाली धारा का मान 0 हो जाएगी। ठीक है। अगले नंबर पर आते हैं। ध्वनि, किसी ध्वनि का पिच निर्भर करती है। पिच का मतलब क्या होती है? तारत्व होती है। पिच, PITCH, पिच माने क्या हो गया? तारत्व हो गया। तो ये कह दीजिएगा इससे किसी ध्वनि को पतला और मोटा समझा जाता है। सुनिए बातों को। इससे किसी ध्वनि को पतला तथा मोटा समझा जाता है। मोटा, पतला माने क्या? श्रील, SHRILL, श्रील माने होता है ना पतला, तथा मोटा को कहते हैं ग्रेव। समझा जाता है। इससे किसी ध्वनि को पतला तथा मोटा समझा जाता है। ठीक है, पतला और मोटा समझा जाता है। पतली, और ये जो होती है ना, ये तारत्व जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आवृत्ति का। तो अगर आवृत्ति ज्यादा होगा तो तारत्व का मान भी ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं आवृत्ति अधिक तो क्या अधिक? तो कहिएगा तारत्व अधिक होगा, तारत्व अधिक, आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक। और ये क्या कहता है? ध्वनि जो होती है ना, ये पतली होती है, श्रील होती है, SHRILL, श्रील हो गया। और अगर मानकर चला जाए कि आवृत्ति अगर कम होगा तो तारत्व क्या होगा? कम होगा। और ये कहता है ध्वनि क्या होती है? मोटी होती है, ग्रेव होती है, ग्रेव होती है। तो एक बात बताइएगा, किसी ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करेगा? तारत्व पर निर्भर करेगा। क्या चीज पर? तारत्व पर। आपका ध्वनि का पिच जो है, तारत्व जो है ना, ये आवृत्ति पर निर्भर करेगी। यही बात तो लिखा हुआ है। कौन हो जाएगा आंसर? ये रहा हमारे प्रश्न का सही जवाब। और ये जो होती है ना, ये कहिएगा आयाम पर कौन निर्भर करता है? जिस ध्वनि का आयाम ज्यादा होता है वो दूर तक सुनाई देता है, और जिसका आयाम कम होता है वो नजदीक तक, ज्यादा दूर तक सुनाई नहीं देती है। इससे किसी ध्वनि को धीमा और तेज समझा जाता है। ध्वनि के उस गुण को कहते हैं प्रबलता या तीव्रता कह सकते हैं। तीव्रता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयाम के वर्ग का। तो ये बातें हम लिख दिए यहाँ पर, समझ गए होंगे आप लोग।
निम्नलिखित में से मैग्नीशिया का दूध कौन है? मैग्नीशिया का दूध माने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात किया जा रहा है। ये जो मैग्नीशिया का दूध होती है, इसका उपयोग हम लोग अपच के उपचार में करते हैं। एंटा एसिड होती है ये। क्या होता है? एंटा एसिड होती है ये। एंटा एसिड एसिडिटी को खत्म करता है, यानी कि अम्लीयता को, ये अम्ल को उदासीन बनाने का काम करता है ये। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, इसका नाम हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट, यही भी नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम हमारा यही होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, MgOH का होल ट्वाइस। इसी का नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसी का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। एंटा एसिड है ये हमारा। क्या है? हमारा एंटा एसिड है, जिसको कहा जाता है प्रति अम्ल है। प्रति अम्ल होती है, एसिडिटी को ये खत्म करने का काम करती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कह दीजिएगा। यहाँ पर जो है ना, इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम HYDROXIDE, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कह देते हैं चूने का जल कहा जाता है, चूने का जल कहते हैं। अच्छा, इसी का नाम हो गया हमारा भखरा चूना, भखरा चूना हो गया, चाहे चूने का पानी कह दीजिएगा, चाहे इसी का नाम हो गया बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। इसी को कहा जाता है आपका स्लैग्ड लाइम कहते हैं, स्लैग्ड लाइम के नाम से जानते हैं, स्लैग्ड लाइम कहते हैं। और CaO को कहा जाता है क्विक लाइम। इसी का नाम क्या है? क्विक लाइम कहते हैं। इसको कहेंगे बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना का नाम इसको दिया गया है। बातें समझ रहे होंगे आप लोग, बातें समझ रहे होंगे, बातें बूझ भी रहे होंगे आप लोग कि क्या मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए भाई, एक बार जरा आपका हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो आपका क्या है भाई? कुमार जय का कहना है सर प्लीज PRT में साइंस का डिस्कशन आप करा दीजिए प्लीज सर, प्लीज प्लीज। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, करवा देंगे, ठीक ना? हाँ तो चलिए, आपके प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और ये सोडियम कार्बोनेट होती है, और इसको कह देंगे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। वो हमारा एंटा एसिड होती है। और इसका pH मान जो होती है ना, इसका pH मान क्या होती है? चलिए आगे बढ़ जाएं। इसका सही जवाब कौन सा आंसर आ गया हमारा? बन गया ना आंसर इसका सही? सही, एकदम सही जवाब बन गई है। आगे नंबर पर आ जाते हैं। काष्ठ से कोयला का बनना, काष्ठ से कोयला का, लकड़ी से कोयला का बनना, लकड़ी से कोयला का बनना। तो कोयला का बनना माने कि हम लोग इसमें कार्बनीकरण करते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन डेवलप किया जाता है। तो ये किस में आएगा? एब आपका अधिशोषण में आएगा कि कार्बोनीकरण में आएगा? तो एकदम सही जवाब कार्बोनीकरण में आ जाएगा ये। अगला है, ये देखिए भाई, ये कंप्यूटर का सवाल है। कोबल, COBAL, कोबल की बात किया गया है। तो बताइए इसका जवाब तो आप लोग हमसे भली भांति दे सकते हैं। इसमें कोबल डैश डैश पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा का एक उदाहरण है। ये कहिएगा फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, नहीं थर्ड पीढ़ी का है ये हमारा, थर्ड पीढ़ी का है ये। कंप्यूटर का सवाल है ये। विद्युत परिपथ में फ्यूज को, इलेक्ट्रिक फ्यूज का नाम सुने ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात किया जाए, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया ये। तो ये बताएंगे, ये आपका जूल के तापन प्रभाव पर आधारित है ये, जूल के तापन प्रभाव पर आधारित है ये, जूल के तापन प्रभाव पर आधारित। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो होती है सीसा और टीन का Sn+Pb का बना मिश्र धातु होती है, बना मिश्र धातु हो गया।
टीन की मात्रा ज़्यादा होती है और सीसा की मात्रा कम होती है, लगभग 63%, लगभग कितना परसेंट, 37% होती है। कहिएगा इसे परिपथ में, इसे परिपथ में कहिएगा लाइव वायर के साथ, गर्म तार के साथ, लाइव वायर के साथ, लाइव वायर जिसको हम लोग कहते हैं गर्म तार कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फेज के साथ श्रेणी क्रम में समूहित की जाती है, श्रेणी क्रम में कनेक्ट की जाती है, समूहित की जाती है, कनेक्ट की जाती है। किसको? तो कहिएगा यही हमारा फ्यूज हो गया, इसको लाइव वायर के साथ श्रेणी क्रम में कनेक्ट की जाती है। तो इसका सही जवाब कोई आ रहा है, गर्म तार में लगाया जाता है। उदासीन तार में गलत हो गया, अर्थ वायर में गलत, तो कौन होगा? तो कहिएगा गर्म तार में लगाई जाती है, और वो भी कैसे? तो कहिएगा श्रेणी क्रम में लगाई जाती है, सीरीज में लगाई जाती है। तो आपके प्रश्न का सही जवाब बन गया हमारा, कौन आ गया? 1 नंबर ऑप्शन सही हो गई। लीजिए आगे बढ़ जाइए आप लोग। अब बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं, देखिए बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? प्रकाश की किरण का छिद्र में प्रवेश के पश्चात पार्श्व परिवर्तन लैटरल इन्वर्स हो जाता है। प्रकाश का सीधी संचरण, प्रकाश सीधी रेखा में रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, छिद्र का उत्तल लेंस गलत हो गया, छिद्र का प्रिज्म के रूप में कार्य करना नहीं, आपका कहा जाए तो छोटी बूंदे जो है ना प्रिज्म की तरह काम करती है। एकदम टोटली गलत हो गया, एकदम गलत हो गई। तो हमारा आंसर कौन आएगा? क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यही है। और यही बात तो सिद्ध करता भी है, यही बात सिद्ध करता है कि बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसका कारण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसका मुख्य कारण यही है। जब मैक संख्या 4 हो तो ध्वनि डैश डैश, मैक संख्या 4 हो तो ध्वनि को डैश डैश कहा जाता है। सबसे पहली बात तो मैक संख्या समझ लीजिए कि मैक संख्या क्या है। तो मैक संख्या जो होती है ना, कहिएगा कि किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल बटा उसी माध्यम में, उसी मीडियम में, उसी माध्यम में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। इससे वायुयान की चाल ज्ञात की जाती है। ठीक है, इसका ना कोई मात्रक होता है ना कोई बीमा होती है। तो कहा जाएगा कि पराध्वनिक चाल के लिए मैक संख्या का मान, पराध्वनिक चाल के लिए सुपरसोनिक स्पीड, कौन स्पीड? सुपरसोनिक स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड के लिए, सुपरसोनिक स्पीड के लिए मैक संख्या का मान, मैक संख्या का मान 1 से अधिक, 1 से अधिक तथा अति पराध्वनिक चाल, अति पराध्वनिक चाल के लिए, चाल के लिए अति पराध्वनिक चाल माने क्या हुआ? हाइपरसोनिक स्पीड, हाइपरसोनिक स्पीड के लिए मैक संख्या का मान, मैक संख्या का मान 5 से अधिक होती है, 5 से अधिक होती है। तो बताइए 5 से अधिक रहेगा तो हाइपरसोनिक, और कह रहा है कि 4 है यहाँ पर, मान 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? ये 1 से ज्यादा है माने कि 4 है, और 5 से ज्यादा रहता तब ना हम लोग हाइपरसोनिक स्पीड कह देते हैं। तो हाँ, कह रहे हैं कि
उप पाराध्वनिक माने सब सोनिक की पाराध्वनिक, तो आंसर हो जाएगा पाराध्वनिक। वायुयान की चाल को मैक संख्या में व्यक्त की जाती है। वायुयान की चाल को मैक संख्या में व्यक्त की जाती है। यहां एगो लिख दे रहे हैं छोटी सी बातें। वायुयान की चाल को, वायुयान की चाल को मैक संख्या में व्यक्त की जाती है। मैक संख्या में व्यक्त की जाती है। मैक संख्या में व्यक्त की जाती है। वायुयान की चाल को मैक संख्या में व्यक्त की जाती है। और मैक संख्या क्या है? तो किसी वस्तु की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं, मैक नंबर कहा जाता है। चलिए, आपके प्रश्न का जवाब बन गया है, सही सही जवाब हो गई हमारा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब। चलिए, कौन बन गया आंसर इसका? आंसर तो इसका देख लिया, आप लोग समझ गए होंगे कि कौन नंबर आंसर हो गया इसका। चलिए, बन गया आपका ए, बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं। बर्नौली का प्रमेय तरल पदार्थ की गति के लिए तब लागू होता है जब यह गति है। एक बात बताइएगा, बर्नौली का प्रमेय, सबसे पहली बात है समझिए कि ये बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है। बर्नौली का प्रमेय, बर्नौली थ्योरम, ये जो बर्नौली का प्रमेय है ना, ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ये धारारेखीय प्रवाह पर लागू होती है। धारारेखीय प्रवाह एक नियमित प्रवाह होती है जिसमें धारा रेखाएं बन जाती है। विक्षुब्ध प्रवाह पर लागू नहीं होती है, टर्बुलेंट फ्लो पर लागू नहीं होती है। कहिएगा कि ये क्या है, तो कहेंगे कि जब किसी आपका पाइप से होकर आदर्श द्रव की धारारेखीय प्रवाह गुजरती है तो उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, मतलब कि जब द्रव फ्लो करती है तो उसमें 3 गो ऊर्जा होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। तो तीनों ऊर्जाओं का योग जो होती है ना, वो कांस्टेंट होती है। यही बात कहा गया था बर्नौली प्रमेय में। बर्नौली साहब यही बात कहे थे। तो हम यहां लिख दे रहे हैं पहली बात कि यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। यह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। विक्षुब्ध प्रवाह पर कि धारारेखीय प्रवाह पर, तो कहिएगा धारारेखीय प्रवाह पर, प्रवाह स्ट्रीमलाइन फ्लो पर लागू होती है। स्ट्रीमलाइन फ्लो पर लागू होती है, विक्षुब्ध प्रवाह पर नहीं लागू होती है ये, ठीक ना। कहिएगा कि जब आदर्श द्रव की धारारेखीय प्रवाह किसी पाइप से होकर गुजरती है तो उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा कांस्टेंट होती है। जब आदर्श द्रव की धारारेखीय प्रवाह आदर्श द्रव की धारारेखीय प्रवाह किसी पाइप से होकर गुजरती है, तो इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, तो इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा नियत होती है। नियत माने क्या? कांस्टेंट माने अचर होती है। और यही प्रमेय में ना कहा गया है कि जहां किसी द्रव या गैस का वेग ज्यादा होता है वहां दबाव कम होती है। इसी प्रमेय में यह बात कहा गया है।
कहिएगा कि द्रव और गैस का वेग जहां ज्यादा होती है वेग में, और बताइएगा दाब में कैसा संबंध हो गया, तो ये उल्टा संबंध होती है, दाब में और वेग में उल्टा संबंध हो गया। द्रव गैस दोनों पर लागू होती है, जहां द्रव या गैस का वेग ज्यादा वहां दाब कम होती है। दुनिया की कोई भी स्प्रे मशीन इसी सिद्धांत पर काम करती है। हवा में क्रिकेट के बॉल का प्रचक्री होना इसी पर आधारित है। ठीक इसी प्रकार से कहिएगा पेंट गन जो स्प्रे मशीन होता है ना, जो द्रव को बूंदों के रूप में निकालता है, वही ना हुआ एटोमाइजर स्प्रे मशीन, तो वो इसी सिद्धांत पर काम करती है, इसी प्रमेय पर काम करती है। तो कौन होगा आंसर, 1 नंबर आंसर सही हो गया। लीजिए अगले नंबर पर आते हैं। श्यानता गुणांक का बीमा क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बताइए श्यानता गुणांक की बात करते हैं तो इसका पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो पहले इसका SI यूनिट बतला दीजिए क्या होने वाली है, तब आपसे बीमा निकल जाएगा। तो कहेंगे पास्कल गुने सेकेंड होती है, पास्कल के बदले न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर गुने सेकेंड, इसके बदले में क्या लिखेंगे केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 बटा मीटर का स्क्वायर गुने सेकेंड। अब ये बता दीजिएगा कौन होगा यहाँ पर, तो मीटर से मीटर यहाँ पर कट जाएगा, तो ये बनेगा फाइनली केजी मीटर का -1 सेकेंड का -1 हो जाएगा। अब ये बताइएगा इसके आधार पर यहाँ बीमा बताइए, ml का -1 t का -1 हो जाएगा, ml का -1 t का -1 हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। ये हो गया आवेग का या संवेग का, आवेग या संवेग का हो गया। ऐसे दोनों का बीमा सेम होती है। ml स्क्वायर t -1 हमारा, ml स्क्वायर t -1 का मतलब क्या हो गया, कहिएगा कि ये कोणीय संवेग का हो गया, कोणीय संवेग का हो गया, क्योंकि कोणीय संवेग जूल गुने सेकंड होती है, तो ml स्क्वायर t -2 गुने t, तो ठीक है ये हो गया कोणीय संवेग का। चलिए यहाँ पर जो जो बीमा था हमने दिखा दिया, आपके प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर हो जाएगा। लीजिए अगला नंबर क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन आपका धन तत्व डैश डैश और सबसे आपका ऋण इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व डैश डैश है तीसरी अवधि का। तो बताइएगा तीसरे आवर्त का पूछ रहा है, अवधि का तीसरे, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट थर्ड पीरियड की बात करते हैं, थर्ड आवर्त की बात करते हैं। थर्ड आवर्त में हमारा सोडियम हो जाएगा आपका 11 हो गया 12 हो गया 13 हो गया, यहाँ पर हमारा 11 आपका 11 12 13 यहाँ पर हो गया 14 हो गया, यहाँ पर हमारा 14 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, 17 हो गया और यहाँ पर 18 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। ये इधर से इधर जाते हैं तो बताइए धात्विक गुण घटेगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा। तो बताइएगा सबसे ज्यादा तुरंत वो जो है ना इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन कर देगा, तो कहेंगे इधर से इधर जाएंगे तब परमाणु का आकार और त्रिज्या क्या होगा, घटेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। तो बताइएगा सोडियम हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्लोरीन हो गया। कौन नंबर ऑप्शन हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पर हो गया ना सी नंबर ऑप्शन सही, हाँ एकदम सी नंबर। अगला है कि श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वो कौन सा है, बताइएगा। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग, तब बताइएगा श्वसन क्रिया में हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हम लोग, तब ना हम लोग का ग्लूकोज टूटता है। देखिए कहिएगा C6H12O6 हो गया और प्लस ऑक्सीजन हम लोग वायुमंडल से लेते हैं, CO2 हो गया, H2O हो गया
और प्लस एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो बताइए यहाँ पर कितना हो गया? 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 6 दूना 12, तो यहाँ पर कह दीजिएगा 6, 6 दूना 12, 6 18, 6 दूना 12, 6 18, तो यही तो हो गया। एरोबिक रेस्पायरेशन कहा जाता है। किसका यूज करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन का यूज करते हैं। और प्लांट्स जो होता है अपना भोजन किससे तैयार करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स अपना भोजन बनाने के लिए CO2 का उपयोग करता है। लीजिए आगे बढ़ जाइएगा। अगला है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? उसको हम लोग तन्यता कहते हैं। क्या बोलते हैं? तन्यता कहते हैं। और सबसे ज्यादा सोना में दूसरा स्थान किसका है? चांदी का है। धातुएं तन्न होती है। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है कि हथौड़ा से पीट कर चादर बनाने का गुण। चादर, सिट्स, चादर माने क्या हुआ? सिट्स हो गया, SHEETS, सिट्स बनाने का गुण होती है, बनाने का गुण होती है। और ये सबसे ज्यादा ये किस में होती है? तो कहिएगा सोना में, दूसरा स्थान चांदी का। और इसके लिए तो डाटा भी एक है कि 1 ग्राम सोना जो होती है, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। लंबा तार खींचा जा सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। हो गया बातें? यहां पर आपका हो गया ना बातें? एकदम सही बातें हो गई। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब लीजिए अगला है कि निम्न में कौन सा लचीला और कोमल है? तो कहिएगा लचीला और कोमल जो होता है धातु होता है, अधातु नहीं होता है। सल्फर, कार्बन ये हमारा अधातु है, ये भी हमारा अधातु है, ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा आपका अधातु है, नन मेटल है। और नन मेटल जो होती है ना, लचीला और कोमल नहीं होती है। तांबा हमारा होती है, क्योंकि तांबा हमारा क्या है? धातु है। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोगों को। अब लीजिए कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण आप लोग के तापन अवयव पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? सुनिए, जैसे कि अभी जाड़े का दिन है, जाड़े का समय है, तो जनरली लोग क्या करते हैं? घर में इमर्शन रॉड रखते हैं। इमर्शन रॉड का मतलब होता है कि एगो देखिएगा हेलिकल आकार का एक रॉड होती है, ऐसा देखे होंगे आप लोग, इस तरह का बना हुआ रहेगा रॉड। यहाँ पर इस तरह का रॉड बना रहता है, नहीं रहता? इस तरह का रॉड बना हुआ रहेगा। और ये बताइएगा इमर्शन रॉड होती है, और यहाँ पर इसी से कनेक्शन रहता है प्लग का, नहीं रहता है? इसी से कनेक्शन रहती है प्लग का। तो देखिएगा, तो जनरली ये जो होती है कुछ समय के बाद में उजला हो जाता है, उजला रंग का इस पर एक लेयर आ जाता है। एक्चुअल में वो लेयर जो है ना, जो कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का लवण होते हैं ना, वही आकर इस पर जमा हो जाते हैं, ठीक ना? तो कहिएगा कि कठोर जल में क्या होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के क्या होती है? लवण होती है। इसी के वजह से वो आ जाता है, आपका सफेद परत उस पर जम जाती है। तो कठोर जल को उबालने के लिए, तो कठोर जल में बताइएगा क्या क्या मिलेगा? हम अगर कठोर जल की बात करते हैं, हार्ड वाटर की बात करते हैं, तो कहिएगा इसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट इसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, सल्फेट, इसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट अथवा क्लोराइड लवण घुले होते हैं। और ये बात बताइएगा, जल की अस्थायी कठोरता के लिए
कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अस्थाई कठोरता के लिए कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और अस्थाई कठोरता के लिए कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड लवण घुले होते हैं। सल्फेट या कौन, क्लोराइड लवण घुले होते हैं। इसका आंसर हमारा ये नंबर आ जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम में तो सबसे पहले हमारा होती है क्या, क्या होती है हमारा, सबसे पहले अंडा हुआ, अंडा से क्या बना, लार्वा, लार्वा से क्या बना, प्यूपा। तो बताइएगा डी सी। तो देखिए अंडा नहीं, आपका यहाँ पूर्ण कीट हो गया, पूर्ण कीट हो गया, कीट से हमारा क्या बना, अंडा, अंडा से क्या बना, तब बी डी सी ए, बी डी नहीं, यहाँ पर हमारा ये बता दीजिएगा। सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो बताइएगा यहाँ पर सार्थक क्रम में इसको व्यवस्थित कर दीजिए आप लोग। तो फटाफट सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर कर बता दीजिए कौन सा इसका सही जवाब होने वाली है। लीजिए भाई, नहीं बनाएगा आपसे तो एक दिन और बताए थे आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर डी, ठीक है, अंडा, अंडा हुआ, अंडा, अंडा से क्या हुआ, लार्वा, लार्वा से क्या बना, प्यूपा, प्यूपा से पूर्ण कीट बन गया। तो यही तो हुआ लाइफ साइकिल। इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसका कौन नंबर हो जाएगा, सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 का सी नंबर हो जाएगा। बताइएगा रेशम, आपका रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। आप लोग जानते हैं रेशम कीट पालन बराबर कहिएगा सेरीकल्चर। रेशम देने वाला कीट जो होती है शहतूत की पत्तियों पर रहती है। रेशम देने वाला कीट, रेशम देने वाला कीट, कीट जो होती है शहतूत, शहतूत की पत्तियों पर निवास करती है। निवास करती है ये, ठीक है। तो क्या होती है, तो कहिएगा कि सर अंडा हो गया, अंडा से क्या बना, लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से पूर्ण कीट बन गया, प्यूपा से क्या बन गया, पूर्ण कीट बन गया। तो डी सी ए बी, डी सी ए बी हो गया, सही बात हो गया। कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है। परपोषी जीव, स्वपोषी नहीं, परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही। तो ये बताइएगा परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही निवास करता है। तो इसका जवाब तो आपको पता होना चाहिए। कौन हो जाएगा, ये प्रोटोजोआ होती है कि जीवाणु होती है। तो हमारा सही जवाब प्रोटोजोआ हो जाएगा। कौन सा रोगाणु समूह परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है। परपोषी जीव की कोशिकाओं के अंदर ही पुनरुत्पादन करता है, माने रीजेनरेशन करता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। लौंग क्या है हमारा, लौंग तो ये तो सब लोग बता दीजिएगा। लौंग समान रूप से मसाले के रूप में काम आती है, जो प्राप्त होती है तने से, फल से, जड़ से या कली से। तब पुष्प कली से प्राप्त होती है। लौंग क्या है, तो कहिएगा पुष्प कली होती है। निम्नलिखित में कौन सा अंडज स्तनी है, अंडज स्तनी है। प्लेटिपस का नाम सुने हैं, प्लेटिपस होती है, इकिडना होती है। तो कहिएगा बतख चोंच, डक बिल्ड या आपका डक बिल्ड प्लेटिपस, प्लेटिपस। ये जो होती है अंडा देने वाला स्तनधारी है। कहिएगा अंडा देने वाला, अंडा देने वाला स्तनधारी है। ये स्तनधारी है, ये स्तनधारी है। ये अंडा देने वाला स्तनधारी है, जिसका नाम क्या है, प्लेटिपस हो गया, इकिडना हो गया। ये सब का सब अंडा देता है, अंडा से बच्चा जन्म लेता है। चलिए बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसका सही जवाब हो गया बी नंबर। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला क्या है, मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है। क्या होने से देर तक नहीं थकता है।
तो कहिएगा फैटी एसिड, बायोटीन, अमीनो एसिड या हमारा ग्लाइकोजन। तो ये कहिएगा कि इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगी। तो हाँ हाँ सही जवाब ग्लाइकोजन ही आ जाएगी। तो कहा जाएगा कि एनिमल में संचित भोज्य पदार्थ बताइएगा। एनिमल में संचित भोज्य पदार्थ देखिए, प्लांट्स में संचित भोज्य जो होती है वो स्टार्च के रूप में होती है, लेकिन एनिमल में होती है ग्लाइकोजन के रूप में। जरूरत पड़ने पर फिर से ये टूटती है, तो कहिएगा ग्लाइकोजन होती है। और इसका संचय जो होती है यकृत और पेशियों में होती है, यकृत प्लस पेशियों में होती है। और मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है, तो ग्लाइकोजन हो जाएगी, ग्लाइकोजन। अगले नंबर पर आ जाते हैं। अगला नंबर देख लीजिए आप लोग क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। मेमोग्राफी, एंजियोग्राफी, तो इसका संबंध जो है ना, एंजियोग्राफी किसी आदमी को जब हार्ट अटैक आता है तो तुरंत उसके ब्लॉकेज का पता करने के लिए एंजियोग्राफी किया जाता है कि कहां से वो ब्लॉकेज हुआ है, उसके लिए उसको तुरंत एंजियोग्राफी किया जाता है। इसकी मुलाकात 4 से करवाना है। इंडोस्कोपी जो होती है, कहिएगा कि किसी आदमी के पेट के अंदर में घाव टाइप का हो जाती है, अल्सर वाली समस्या आ जाती है, तो उसके लिए इंडोस्कोपी किया जाता है। वो एलिमेंट्री कैनाल मलाशय वाला कहानी हो जाएगी इसकी, 1 नंबर से कर दीजिएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है गर्भाशय के लिए 2 नंबर, और मेमोग्राफी जो होती है स्तन के लिए होती है 3 नंबर। 3 4 1 2 ये ना हमारे प्रश्न का सही जवाब। लीजिए अगले नंबर पर आ जाते हैं। स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है, स्राव ग्रंथि जो सेक्रेशन करने वाली ग्रंथि होती है, कहाँ होती है, बक्कल कैविटी में होती है। तो नहीं सर, बक्कल कैविटी में हमारा दांत मिलेगा, जीभ मिलेगा और सलेवरी ग्लैंड भी मिलेगा। फिर करें कि छोटी आंत की दीवार में भी ग्लैंड्स पाई जाती है, जिसको आपका ये हम लोग का इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं या सक्कस इंटेरिकस कहा जाता है। अब ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल में, अगर ये एलिमेंट्री कैनाल दिया है तो सब आ जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में ही आ जाए, उदर में तो एलिमेंट्री कैनाल में सब आ जाएगा हमारा। तो इसका जवाब आप लोग बता दीजिएगा, कौन सा इसका सही जवाब आ सकती है हमारा। तो बताइएगा, कह रहे कि स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है, स्राव ग्रंथि, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारा सब आएगा, लेकिन यहाँ पर स्राव ग्रंथि विद्यमान होती है उदर में, बक्कल कैविटी में स्राव ग्रंथि। इसमें जो होती है सलेवरी ग्लैंड होती है, सलेवरी ग्लैंड इसमें होती है। और सलेवरी ग्लैंड जो होती है 3 पेयर होती है, 3 पेयर होती है, 3 गो आपका 3 पेयर होती है, माने 6 गो होती है। और ये सलेवरी ग्लैंड में भी देखिएगा तब पैरोटिड, PAROTID, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब LINGUAL से सबलिंगुअल, और सब मैंडिबुलर में आती है। तो ये बताइएगा, स्राव ग्रंथि सेक्रेशन कराने वाली ग्रंथि की बात किया जा रहा है, तो ये हमारा बक्कल कैविटी में हो जाएगी कि किस में हो जाएगा, बता दीजिए इसका जवाब आप लोग। पहले तो सही फटाफट बतला दीजिए, इसका कौन आंसर होने वाली है आपका, बक्कल कैविटी में पाई जाएगी। ये इसमें बक्कल कैविटी में ही पाई जाती है, C नंबर ऑप्शन सही होगा ये। चलिए आज की सवाल यहीं पर है, यहीं तक मेरी सेवा है। फिर मिलते हैं आपसे अगले जो 138 नंबर सेट चलेगा उसमें मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब।
तो इस ठंडी में जो है सब लोग बच के रहिएगा भाई साहब। अब ये हमारा जो है आज बिहार एसएससी कितना नंबर डिस्कशन है, 137। हेलो हेलो हेलो, ओ माय गॉड भाई, साउंड तो यहाँ पर जा ही नहीं रहा था। साउंड नहीं आ रहा है सर, साउंड नहीं आ रहा है, ओ माय गॉड। अब हमको फिर से बताने पड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है 16 और 20 का एलसीएम 80 हो गया, तो ए नंबर ऑप्शन हो गए। समझ जाना भाई, बेस बराबर किए हैं, 4 2 का स्क्वायर तो यानी 12 दूने 24, और ये 2 का पावर 4 मतलब 11 चौका 44। तो यहाँ पर हमारे जो है के का वैल्यू 20 आ गया। और इस सवाल में सिंपल सवाल है, लेकिन यहाँ पर हो रहा क्या था कि यहाँ पर 87/35, और हमको जो है यहाँ पर क्यू का जो है यानी डिनोमिनेटर का सम पूछ रहा था, डिनोमिनेटर का सम पूछ रहा था। अरे हम ऑन करना ही भूल गए थे, यहाँ पर ये जो है ऑन करना ही भूल गए थे, समझ गए, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था, और हम पढ़ाना चालू कर चुके थे। चलिए, एक मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत कितनी रखी गई, 110 किलो प्रति किलो है, और इस एक प्रकार के 30 केजी चावल को दूसरे प्रकार के 60 केजी चावल के साथ मिलाया जाता है, और कीमत हम रखते हैं 100। तो ज्ञात कीजिए अधिक महंगे चावल की कीमत प्रति केजी कितना है। एलिगेशन लगा सकते हो आप, 110 रुपया है, ये वाला डाटा हमको नहीं मालूम है, ठीक है, ये वाला लेकिन मालूम है 100 रुपया केजी बेचना है, और उसका रेशियो, अब जो क्वांटिटी का अगर रेशियो देखेंगे तो पहला 30 केजी और दूसरा 60 केजी, मतलब जो है यह 1:2 के रेशियो में दिया गया, 1:2 के रेशियो में यहां पर दिया गया। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि यहां पर क्या चाहिए। आप जरा सा देखो, यहां पर 110 में 100 घटाओगे तो यहां पर 10 होना चाहिए था, लेकिन है कितना, वो 5 है, यानी इसका 5 गुना, ठीक है। तो अब यहां पर कौन सा ऐसा डाटा लिखेंगे जो 100 घटेगा, तो मेरे दोस्त यहां 5 आ जाना चाहिए। ऐसा कौन सा डाटा यहां पर लिखा होना चाहिए। तो आप यहां पर 100 कितना ले सकते हो भाई साहब, ये 10 का गैप है तो 5 गुना हुआ, यहां 5 चाहिए, तो आप ऐसा कौन सा डाटा लिखोगे। दूसरे प्रकार के 60 केजी ऐसे चावल के साथ मिलाया जाता है जिसकी कीमत 100 रुपया है, 100 रुपया प्रति केजी है। ज्ञात कीजिए कि अधिक महंगे चावल की कीमत प्रति केजी कितना है। ठीक है, मेरा यही पूछ रहा है हमसे। क्या हमने गलती कर दिया, एक मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत 110, मतलब मिश्रण की कीमत 110, रुक जाइए, यहां पर थोड़ा सा जो है मिश्रण ही हमको दे रखा है 110, ठीक है, और यहां हमारा जो है एक 100 है। एक प्रकार के 30 केजी चावल को दूसरे प्रकार के 60 केजी ऐसे चावल के साथ मिलाया जाता है 60, यानी जो है मेरे दोस्त क्या है कि भाई एक डाटा इधर 60 वाला है और इधर 30 वाला है, तो अगर हम रेशियो काटें 2:1, ये हमें चाहिए। 110 में 10 घटाते हैं तो हमें यहां पर जो है आता है 10 का डिफरेंस होना चाहिए। कितना गुना हुआ, 10 गुना हुआ, तो इधर भी आपका 10 गुना होगा, तो आपके जो है 20 हो जाएंगे। 20 यानी यहां पर जो है आप 20 इसमें जोड़ दो, यहां पर 130 होने चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपके बी नंबर ऑप्शन के बराबर है, बी नंबर ऑप्शन के बराबर है। जैसे आप लोग घटाते हो ना, तो इस तरह से घटाते हो, यहां पर 110 में 100 घटेगा, तो एलिगेशन में क्या होता है कि आप इधर से घटाते हो तो अगली बार आपको इधर से घटाना होता है। 110 में 100 गया तो हमें यहां 10 चाहिए, लेकिन आया कितना, 1, एक को 10 बनाने के लिए 10 से गुना किए, तो यहां भी 10 से गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो अगली बार यहां पर जो डाटा आएगा इस दोनों को जोड़ने से आएगा, तब हम उधर से इधर घटा पाएंगे। और अगर ज्यादा परेशानी है कि भाई हम सोच नहीं पा रहे कितना है, तो आप इसे 100 लिखिए, ठीक है, इसे आप 100 लिखो, और ऐसा हमने कितना केजी लिया, 60 केजी, ठीक है, प्लस इसको x मान लीजिए, ये हमने 30 केजी लिया, और मेरा जो है
टोटल कितना हो गया 90 केजी, और उसे हमने कैसे लिया 110। तो इससे भी x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, इससे भी x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये बेसिक मेथड है, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, बस रेशियो का जो है खेल है। यहां पर पानी की एक टंकी जो है एक लंबवृत्तीय शंकु का जो है आकृति का है, जिसकी रेडियस जो है 3 है और हाइट 14 है। टंकी को 1 घन मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जो है, तो आयतन पहले देख लेते हैं कि वह कितना भरता है। टंकी है हमारा शंकु जैसा, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, यानी 3 गुने 3 और गुने एच हमारा 14। तो ये सब जो है ना 1 घन मीटर प्रति सेकेंड, मतलब जो है 1 सेकेंड में 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वह पानी भरता है। तो 7 या 21, 3 3 खत्म, ये कट गए, तो आपके वॉल्यूम जो आ गए 22 3 66 और 66 132 आ गए, 132 मीटर क्यूब। और यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेकेंड में वह 1 मीटर क्यूब देता है, तो आपका 132 मीटर क्यूब चाहिए, मतलब समय हमें चाहिए। तो समय को उधर कर दीजिए, 1 मीटर क्यूब 1 सेकेंड में और 132 मीटर क्यूब, तो आप लिखोगे 1/1 गुना 132, यानी 132 सेकेंड में। 132 सेकेंड को आप मिनट में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 132 बटे हो जाएंगे 60, ठीक है, 132 बटे 60, यानी जो है ये अभी 22 से कटा था, 22 छक्के और ये 10 छक्के, यानी 2.2 इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथ में आप लोग आंसर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो है बीपीएससी वाला जो डिस्कशन लेते हैं उसमें सारे बच्चे ऐसे हैं जो साथ में जो है आंसर देते चलते हैं। तो आप लोग जो है इतना भी हाई लेवल का सवाल नहीं है, बीपीएससी 6 to 8 9 10th वाला तो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, तो वहां पर तो सारे बच्चे जो है आंसर देते हैं, तो आपको भी साथ साथ आंसर देते जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेहतरीन सवाल। अच्छा, यही है वो बेहतरीन सवाल। तो ये जो है ना जहां तक मुझे याद है उस समय परसेंटेज में पूछा था, ग्रुप डी 2014 में पूछा था। आप ग्रुप डी 2014 में जाओगे, ये सवाल हमें इसलिए याद है कि 2014 में जो है हम पटना में एंट्री ही लिए थे, उस समय ग्रुप डी से ही पढ़ाना शुरू किए, तो उस समय एग्जाम था, उस समय ग्रुप डी का और बिहार एसएससी सीजीएल 2 का। तो विद्यार्थियों की संख्या जरा सा इसको समझिए डिटेल से, यहां पर तो जगह नहीं है भाई, बहुत यहां पे जगह हो पाएगा। चलो यहीं पर लिखते हैं, सामने में क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को भी देखने में दिक्कत नहीं होगी। कह रहा है कि 1/20, तो मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हम नंबर लेंगे और ये क्वेश्चन हो गया। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन टोटल कितने हैं, 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर भी हमको याद है, ये बहुत पुराना सवाल है। 5 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 ने, अगर हम 100 स्टूडेंट मान ले तो 100 का 1/20 भाई साहब जो है 5 स्टूडेंट आ जाएंगे, 5 इधर हो जाएगा, 10 कट गया, फिर 90 बचेगा, 90 का 1/4 यानी पॉइंट में आ जाएगा। 90 का 1/4 करने में तो हमको बनेगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। तो एक काम ऐसा करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल 200 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट मान लिए, लेट टोटल स्टूडेंट इक्वल टू कितना 200 मान लिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 200 स्टूडेंट है, 200 स्टूडेंट में से यानी विद्यार्थियों की कुल संख्या के 1/20 ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए थे। मतलब 5 क्वेश्चन का जवाब देने वाले, 5 क्वेश्चन के जवाब देने वाले 200 का 1/20 अगर हम कर दे तो हमारे पास जो है 10 स्टूडेंट आ जाएगा, यानी 10 स्टूडेंट। अभी हम मान कर बना रहे हो, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 5 क्वेश्चन का जवाब देने वाले कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट, ठीक है। फिर कह रहा है 1/20 उसी टोटल का भाग किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, मतलब जगह तो रहेगा नहीं, इसलिए छोटा छोटा बनाना पड़ेगा भाई। तो 0 मतलब
किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाला 200 का फिर 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गो स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, 10 स्टूडेंट फिर से जो है किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं। आइए आगे, अब क्या कह रहा है, अब आपके पास शेष विद्यार्थी, तो 200 में 20 स्टूडेंट निकल गया, अब हमारे पास 180 स्टूडेंट है। 180 स्टूडेंट का 1/4 करना आसान है, 45 स्टूडेंट ने केवल 4 प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी 4 क्वेश्चन का जवाब देने वाला, 4 क्वेश्चन का जवाब देने वाला कितना स्टूडेंट है, 45 स्टूडेंट है। 45 स्टूडेंट ने 4 क्वेश्चन के जवाब दिए। फिर और 1/5 भाग ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया। 1 प्रश्न का उत्तर देने वाला आपके जो है वही 180 का, क्योंकि अभी बदल नहीं रहा है, 180 का 1/5 मतलब कितना स्टूडेंट, 36 स्टूडेंट। 36 स्टूडेंट जो है, यहां पर गलती नहीं करेंगे, शेष कहीं भी लिखा हुआ नहीं है तो 45 मत घटाना मत इसको, ठीक है, 45 घटाइएगा मत। तो 36 स्टूडेंट जो है क्या किया है, 1 प्रश्न का उत्तर दिया। ठीक है, आगे आ जाइए। यदि कुल विद्यार्थियों का 24%, 24% का मतलब क्या हुआ, 24 दूनी 48, 49/2 सब विद्यार्थी का मतलब 200 का। तो 200 का अगर इतना परसेंट आप निकालो तो 49 स्टूडेंट ही आएगा। 49 स्टूडेंट ने केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दिए, केवल 3 प्रश्नों। क्वेश्चन ही बड़ा है, अगर आप बेहतर जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। तो भाई 0 कोई आंसर नहीं, 1 आंसर, 4 5 3। अब बचे 2 क्वेश्चन वाले, तो कह रहा है कि शेष मतलब शेष नहीं तथा 200 विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। तो 2 प्रश्न के उत्तर देने वाले, अब यहां पर जो है एक ओरिजिनल डाटा आ गया। ये सब जो डाटा हम माने थे, ये सब माना हुआ नंबर है, यहां ओरिजिनल 200 है। तो हम क्या करेंगे, यहां तक जो है सब जोड़ लेते हैं और जो बचेगा वह 2 क्वेश्चन का जवाब देगा। अब आइए इसको जोड़ लेते हैं। तो 10 हो गए हमारे 20 और 45 हो गए आपके 65 और जो है 9 हो गए 15, 4 3 7 1 8। तो आपके 0 हो गए, 8 6 14, 150 जो है स्टूडेंट यहां तक टोटल हो गए, 150 स्टूडेंट। हमने माना कितना था, हमने माना था 200 स्टूडेंट। मेरे 2 क्वेश्चन जवाब देने वाले कितने स्टूडेंट होंगे, 50 स्टूडेंट होंगे। और ये 50 का जो है रियल वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 200 दे रखा है क्वेश्चन में। आप 4 से काटोगे और हमने कितना स्टूडेंट माना था, 200 माना था, तो 200 का आंसर कितना हो जाएगा, 800। यानी जो है टोटल आपके एग्जाम में स्टूडेंट कितने थे, 800 क्वेश्चन, ये 800 स्टूडेंट। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 2014 ग्रुप डी में ही पूछा था, इसलिए हमको याद है इस क्वेश्चन का। 800 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एक बार और फिर आप जो है इस वीडियो को देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से। कभी कभी आ जाता है तो स्टूडेंट बड़ा क्वेश्चन होने की वजह से छोड़ देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल की वर्तमान आयु ऋतु की वर्तमान आयु से 5 साल कम है। ठीक है, यदि 3 वर्ष पहले ऋतु की आयु x वर्ष थी, 3 साल पहले 3 years ago ऋतु जी जो है x वर्ष की थी। तो आइए प्रेजेंट में ऋतु जी कितनी थी, तो प्रेजेंट में वहां से आओगे तो x + 3 हो जाएगा। प्रेजेंट में x + 3 हुआ। अब प्रेजेंट में जो है ऋतु की प्रेजेंट आयु से 5 वर्ष कम है कौन, राहुल भाई साहब। तो x + 3 ये ऋतु जी प्रेजेंट में हुई, उससे 5 कम, तो यानी x - 2। अब कह रहा है कि राहुल की वर्तमान आयु कौन सा व्यक्त करता है, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बढ़िया सवाल है भाई। तो कह रहा है कि भाई ध्यान से पढ़िएगा इसको, संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल संख्याएं कितनी है, टोटल संख्याएं 10। कह रहा है क्रमिक रूप से व्यवस्थित की गई है, मतलब
क्रमिक रूप से यानी बढ़ते क्रम में वो दे दिया या घटते क्रम, मतलब लगातार दिया है, लगातार। क्रमिक मतलब ये हुआ लगातार, ठीक है, बढ़ते घटते वो नहीं, लगातार, जैसे वो क्रम में रहती है, ठीक है। क्रम में मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। जब प्रत्येक संख्या को उसके क्रम संख्या से जोड़ा जाता है, मतलब इस संख्या में हमको एक जोड़ना है, पहला स्थान पर है, ध्यान से समझिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन, पहला स्थान पर है तो एक जोड़ना है, ये 45 जो है दूसरे स्थान पर है तो 2 जोड़ना है, ये ए तीसरे स्थान पर है 3 जोड़ना है, यही पैटर्न बनेगा हमारा। तो जब प्रत्येक संख्या को उसके क्रम संख्या से जोड़ा जाता है तो नया बनने वाला एवरेज हमारा 55 दिया हुआ है। एक बात छोटा सा लॉजिक समझिए, 1 2 3 4 5, अगर हम इसका एवरेज निकालने जाए तो ये निकलेगा, ठीक है। कोई आदमी कहे कि हम प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दे रहे हैं, तो आप कहोगे ये हो गया 11, ये हो गया 12, 13, 14, 15, तो आप इसका एवरेज निकालने जाओगे तो ये मिलेगा। तो आप प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ रहे थे, तो मेरे दोस्त जो है क्या हुआ, एवरेज में ही 10 जुट गया। तो लॉजिक ये बना कि अगर आप प्रत्येक संख्या में 1 2 3 4 जोड़ रहे हो तो पहले हम उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो हमारा जो एवरेज होगा, पहले ये इसका एवरेज निकाल लेते हैं। पुराना एवरेज मालूम नहीं है, x मान लिया, ये जो है मेरा ओल्ड एवरेज है। नया एवरेज कितना होगा, तो नया एवरेज जो है कितना एवरेज में वृद्धि हो रही है, 1 + 2 प्लस करके जो है आप 10 तक बढ़ाए हैं, तो ये आप जो है 10 से भाग देना पड़ेगा। 1 से 10 तक का जो है हमारा सम होता है 55, ठीक है ना, जानते हो ना भाई, 1 2 3 करके n तक जाओगे तो उसका रूल होता है n × n + 1/2, ये 55 आ जाएंगे। 55 को वो वाला 55 नहीं है, क्या करें हम जो है विद्यार्थी जो है ना, हमको कभी कभी लगता है कुछ भी समझ लेगा अपने मन से, ये 55 लिखेंगे वो 55 समझ लेगा। तो 10 × 11/2 और नीचे में है 10, 10 10 खत्म, तो ये हो गया हमारा 5.5। इतना मेरा एवरेज बढ़ गया है, तो लिखिए 5.5 बढ़ गया, और मेरा जो नया एवरेज कितना है क्वेश्चन में वो 55 दे रखा है, यानी पुराना वाला एवरेज कितना होगा, तो 49.5 हो जाएंगे। 49.5 मेरा जो है पुराना एवरेज हो जाएगा, समझ रहे हैं इस चीज को, 49.5 मेरा जो है पुराना एवरेज हो जाएगा। अब मेरे दोस्त यह देखो, यह किसका एवरेज है, तो ये सारे पुराने नंबर के एवरेज दिए गए हैं, पुराने, इस सब को जोड़ कर लिखिए, जोड़ कर लिखोगे, जोड़ लेना तुम लोग, यहां पर जो है 395 आएगा सबको जोड़कर, और उसमें 2 एक्स्ट्रा अननोन राशि है ए और बी, ये टोटल जोड़कर हमको इतना आएगा। तो योग बराबर यानी सम बराबर एवरेज यानी 49.5, और ऐसा क्या गो संख्या था, इस सब मिला के 10 गो संख्या था। तो a + b बराबर जो है उधर 495 और -395 हो गया, यानी a + b बराबर हमको मिल गया 100। अब हमें क्या कह रहा है, कह रहा है जो लुप्त संख्याएं थी ए और बी उसका औसत बताइए। अब एवरेज निकालोगे भाई इसका, तो 100 हमारा सम आया क्या गो संख्या का, 2 गो संख्या का, तो हमारा जो है इस 2 संख्या का एवरेज कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएंगे। तो अभी तक जो है 2 बेहतरीन सवाल आपको यहां पर मिल चुके हैं, 2 बेहतरीन सवाल यहां पर मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8 सोने के सिक्के का औसत जो है आपको 20 ग्राम दे रखा है और चांदी का 35 ग्राम, ठीक है, 35 ग्राम आपको दे रखा है। सोना का सिक्का का 8 गो है और ये 12 गो है, ये x निकालना है बीच वाला। तो आप इसको काटो, यहां पर पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो, 2 चौका और ये 3, ठीक है, 3 चौका 12। अब x का वैल्यू निकालना है कि भाई x का वैल्यू कितना होगा। x बराबर छोटी संख्या लेंगे 20 प्लस दोनों में गैप कितने का है, 15 का गैप, 15। ये लेटेस्ट मेथड है आपको इसको निकालने का। ये मेथड अगर आप सीख जाते हैं तो भविष्य में पॉइंट वाला खतरनाक सवाल को भी आप आसानी से कर लोगे। तो ये 20 है हमारा, प्लस डिफरेंस कितने का 15, ये 20 लिए तो इसका रेशियो यहां पर है, यानी 3 ऊपर कितने में से 5 में से।
तो आप काट लो यहाँ पर, 3 तिहाई 9, 20 और कितना हो गया 29 हो गया इसके आंसर। अगर आप इस मेथड को नहीं सीखना चाहते, भविष्य में तो बहुत काम देने वाला है ये मेथड, नहीं सीखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 को जो है 8 गो है और 35 को जो है 12 गो है, ठीक है। 12 8 कितने हुए, 8 + 12, भाग दे देना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये भी 29 से आएगा, तो ये भी ऐसा भी काम कर सकते हैं आप। अरे यार इसके लिए तो जगह चाहिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हम पढ़ लेते हैं, वहां से बार बार आगे पीछे करने में दिक्कत होती है। ए हमारा कितना है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लेना क्वेश्चन। 3000 और 4000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 8 महीने बाद 4500 लेकर सी भी आ जाता है। बी 6 माह बाद अपनी राशि वापस ले लेता है और वर्ष के अंत में मतलब 12 जो है महीने के बाद 1040 का लाभ। ये क्वेश्चन है। तो ए है यहां पर, बी है और फिर उसके बाद सी है। ए ने कितना लगाया, 3000 रुपया लगाया। बी ने कितना लगाया दोस्त, ये लगाया 4000 रुपया। और 8 माह बाद 4500 रुपया लेकर सी भी आ गया। 4500 8 महीने के बाद, बस ध्यान में रखिएगा वो बंदा जो है 8 महीने बाद आया, ठीक है। सी भी व्यापार में साझेदार बन जाता है यदि बी 6 महीने बाद अपनी राशि वापस ले लेता है। ये बंदा जो है 6 महीना तक रहा, अपना सब पैसा लेके निकल गया, समझ गया कि ये बिजनेस ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और कहता है कि वर्ष के अंत में, तो साल के अंत में। ये भाई साहब कब जुड़ा था, ये जुड़ा था 8 महीने बाद, मतलब व्यापार में रहेगा 4 महीने, क्योंकि 12 महीने के लिए ही व्यापार शुरू हुआ। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, मतलब ये अपना शुरू से अंत तक अपना पैसा लगाया हुआ रहेगा यहाँ पर। अब बस इसी को जो है सॉल्व कर लेना है। 3 0 सबका, 2 0 सबका कट रहा है। फिर जो है आप काटो 5 से, 9 पचे 45, 8 पचे और ये 6 पचे, ठीक है। और कुछ कॉमन है क्या यहाँ पर, सब में 6 दिख रहा है क्या, बिल्कुल 6 दिख रहे हैं। तो 6 हमारा 2 हो गया, 6 से एक बार, 9 चौका 36, 36 का 6 अभी भी दिख रहा है। तो 2 सबके पास, ये 2, ये 4, ये 3, मतलब रेशियो कितना का आ गया, 6 4 और 3। ये किस चीज का रेशियो है, तो यह मेरे दोस्त प्रॉफिट का रेशियो है। प्रॉफिट का यहां पर रेशियो दे रखा है, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है, तो यहां पर कितना है भाई 1040, 1040 यहां पर दे रखा है, ठीक है। तो किसका निकालना है, 1040 किस प्रकार बांटते हैं, मतलब सबका निकालना है। 6 4 10 3 13, 13 का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 1040, तो 8 बार में तो ये कटिए न जाएगा। अब जो है एक का वैल्यू 80 हो गया, तो सबको 80 से गुना कर लो। 80 8 6 48, 480, 80 से गुना करो मेरे दोस्त, तो ये 320 आ जाएगा। 80 से इसको गुना करो तो ये 240 हो जाएंगे। तो ये हमारा 480, 320 और 240, यह आपका जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन इसके सही आंसर हो जाएंगे। ये आपका जो है पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन है। और अगर हम सेंट्रल एसएससी की बात करें तो उसी में एगो जो है हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। बाद बाकी जितने भी जो है एग्जाम है उसमें जो है यही सिंपल छोटा मोटा सवाल पूछा जाता है। दो संख्याओं का योग 434 है तो महत्तम समावर्तक 31 है। ए और बी दो सह अभाज्य संख्या है, तो सहअभाज्य संख्याओं का योग होता है संख्याओं का योग बटे एचसीएफ। ये हमारे हो गए। तो यहां पर a प्लस बी बराबर संख्याओं के योग 434 को हमको कितना से भाग देना है, 31 से भाग देना है। कितना बार कट जाएगा, 31 से कम 31 हो गया भाई साहब, तो बच गए 9 3 12, 124 यानी 4 बार। तो a प्लस बी आपको ढूंढना है 14, और a और b क्या है मेरे दोस्त, को प्राइम नंबर है। ये ध्यान में रखिएगा, को प्राइम नंबर का जो है एचसीएफ आपका कितना होता है, 1 होता है। उसका एचसीएफ हमारा 1 होता है। तो अब यहां पर जो है आपको ऐसा पेयर बनाना है, पेयर जिसमें जो है 14 आ जाए। तो 1 और 13 लोगे, ठीक है। उसके बाद 2 और 12 नहीं ले सकते हैं, 2 12 नहीं लोगे, क्यों, तो उसका एचसीएफ 1 नहीं है। 3 11 ले लोगे, चल जाएगा, 3 11 हो जाएंगे। उसके बाद 4 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि
इसका एचसीएफ 2 1 नहीं है। इधर से 1 बढ़ाइए, उधर से 1 घटाइए, 5 और 9 चल जाएगा, हो जाएगा। इधर से 1 बढ़ाइए, 6 और 8 नहीं होगा। इधर से 1 बढ़ाइए, 7 और 7 तो संभव ही नहीं है। कोई छूटर तो नहीं गया, 3 पेयर बन रहा है भाई। 1 13, ठीक है, 14 हो गए। 2 और 12 नहीं ले सकते, ठीक है। 3 और 11 ले सकते हैं, बिल्कुल। फिर 4 और 10 नहीं ले सकते। फिर इधर से 5 और 9 ले लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है 6 और 8 नहीं ले सकते हम, ठीक है। 7 7 तो लोगे तो उसका नहीं हो पाएगा। कुल 3 ही पेयर बनेंगे, 3 ही पेयर बनेंगे। एक बार क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेना। 3 पेयर, हाँ, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 3 पेयर बनेंगे, रूल याद रखना भाई साहब। कह रहा है कि जो है 2094x843y2 ये हमारा है 88 से विभाजित है। तो x का सबसे बड़ा संभव मान लेते हुए 5x-7y का मान ज्ञात करें। 5x-7y का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा खतरनाक सवालों में से एक आ सकता है, क्योंकि जो है पहले न्यूनतम वैल्यू पूछता था, यहां पर जो है कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू सोचिए। तो मैक्सिमम जो है थोड़ा दूर तक चला जाता है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है भाई। ये 3 अंकों की संख्या किससे डिविजिबल है? 88 से। 88 का मतलब 11 गुने 8। देखना इसका एचसीएफ 1 है, तो ये बिल्कुल है। जो 11 से कट गया, 8 से कट गया, वो हर हालत में 88 से कटेगा। और जिनका एचसीएफ 1 नहीं आएगा उससे कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है। तो ये तो चेक करने का विषय हो गया। इसलिए हमेशा एचसीएफ जिसका 1 है वही संख्या लेने की कोशिश करें, 100% कटेगा। तो पहले 8 से काट लेते हैं। 8 से काटने का नियम क्या है भाई? 8 से काटने का नियम है कि भाई y के जगह पर अंतिम 3 अंकों की संख्या कट जानी चाहिए। तो y के जगह पर हम कितना रखें? 0। 0 से 9 तक में सोचिए। 0 रखेंगे तो 6 62 आ गया, हमको 72 चाहिए, 1 रहेगा, ठीक है, कट जाएगा। मैक्सिमम का रहा है तो हमको और सोचना पड़ेगा, 9 तक सोचना पड़ेगा। 1 हो गया, उसके बाद कितना से कट जाएगा भाई? 2 3 4 4 रखेंगे 34, 32 2 22, 5 रखोगे, पांच रखोगे यहां पर, 1 5 5 रखोगे तो हमारा 32 तक, फिर 32 आ गया। उसके बाद और कौन नंबर है? और कौन सा नंबर है? 6 पर नहीं हो पाएगा, 7 पे नहीं हो पाएगा, 8 38 32 तक लग गया, 62, फिर 9 लिखोगे। यानी y का जो है संभावित मान कितना आया? y का संभावित मान हमारा 1 5 9। मैक्सिमम कह दिया इसलिए ये समस्या है। अगर मिनिमम कहता तो 1 रख के तुरंत आंसर निकाला जा सकता था। तो कभी कभी क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा सा टफ पूछ देता है। 159 में से कोई भी डाटा यहां फिट बैठाया जा सकता है, ठीक है। अब 11 की डिजिबिलिटी लगाते हैं। 8 की तो मैंने लगा लिया। 11 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि अंतिम 11 की डिजिबिलिटी रूल अल्टरनेट। अब अल्टरनेट लीजिए, पहला तीसरा, जोड़ते जाइए, 3 2 5 8 5 13 13 और 4 17, ये 17 हो गए। अब इसका अल्टरनेट लीजिए आप, इधर वाला y। अभी तक y क्लियर नहीं हुआ, तीनों में से कौन रखना है? y, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद x। अभी तक 4 ही वैल्यू मिले, 4। x y तो अननोन है। 4 9 4 13 2 13 2 15 प्लस x प्लस y, ये मेरा हो गया अल्टरनेट में। तो इस दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब जरा सा सोचिए, इस x प्लस वाई के जगह पर ऐसा क्या रख सकते हो? एक तो 2 रखेंगे, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? x प्लस वाई का वैल्यू 2 हो सकता है, तब 15 2 17 बराबर हो जाएंगे और 0 आ जाएगा। या तो हमारा x प्लस वाई ऐसा कोई वैल्यू रखो जिससे यह
2 है डिफरेंस और 13 में 2 जाएगा तो 11 हो जाएगा, यानी 13 भी ले सकते हो, 13 ले सकते हो, और भी ले सकता है मान, बहुत सारा हो सकता है। 11 का मल्टीपल में आना चाहिए, तो 2 रखेंगे तो बराबर आ गया 0, और फिर 13 रख देंगे तो 15, 13 हो जाएंगे 28, 17 घटाओगे तो 11 आ जाएगा। और भी वैल्यू हो सकता है मैक्सिमम जाने के लिए, इसी दोनों पे हमको ट्राई करना है, क्योंकि उसमें 3 वैल्यू है, इसको दूर जाओगे तो 2 डिजिट में पहुंच जाओगे। तो अब मुझे 2 चाहिए यहां पर, ठीक है न? और 5x माइनस 7y भी का वैल्यू निकालना है। अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं, जरा सा सोचिए, मैक्सिमम करा 1 लेते हैं तो हमको यहां पर क्या लाना पड़ेगा, इस 2 तो संभव ही नहीं है भाई, 2 लाने का संभव, 13 पर सोचो, 1 रखेंगे तो यहां पर जो है 13 लाने के लिए हमको लिखना पड़ेगा 12, और एक ही डिजिट पर 12 तो नहीं हो सकता है, 2 डिजिट वाला तो नंबर नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन खत्म, 1 की कहानी खत्म हो गई भाई साहब। अब आइए 5 रखिए, 5 लाना 13 है तो क्या रखोगे 8, ये चल जाएगा। 9 रखेंगे, 9 और उसमें जो है 9 रखोगे तो ये 9 4 13, 2 वैल्यू पॉसिबल है आपके, 8 5, यानी x का वैल्यू 8 रखोगे तो y का वैल्यू 5 होगा, x का वैल्यू 4 रखोगे तो 9 मिलेंगे। 2 पॉसिबल वैल्यू अभी आए। आगे क्या कर रहा है कि x का जो है सबसे बड़ा मान चाहिए, तो मेरे दोस्त x 4 होगा क्या, नहीं होगा, हटाइए, तो बचा कौन 8 और 5, यानी यहां पर जो है पूरे सवाल में ये पता चला x हमारा 8 होगा और y हमारा 5 होगा, जो पूरे चीज को सेटिस्फाइड करेगा। अब यहां पर वैल्यू रख देना है, तो 8 पचे हो गए 40, 7 पचे 35, यानी डिफरेंस कितने का 5 का। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। लगातार बढ़िया सवाल आ गया भाई, एक अब तक 3 बढ़िया सवाल इसमें जो है मतलब टफ लेवल के सवाल जो आप कहिए वो आए हैं भाई। इसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोग को, ऐसा नहीं है कि तुरंत आप ढूंढ लोगे। देखो एक और खतरनाक सवाल, एक जाता नहीं है दूसरा आ जाता है, आज का सेट थोड़ा टफ लेवल का है। एक सिक्के को जब 8 बार आप उछालते हैं तो कह रहा है ठीक 5 बार पट, ठीक 5 बार पट, यानी चित और पट, यानी टेल बोलते हैं ना इसको, और हेड बोलते हैं उसको, टेल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। जरा सा जो है थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 8 बार आपको उछालना है, ठीक 5 बार आपको पट आना चाहिए। एक बार आप सोचो कि आप जो है ला रहे हो, एक बार में पहले सोचिए, एक बार में आप 2 होते हैं, मतलब सिक्के के पहलू हेड या टेल, उसमें से आपको टेल लाना है, तो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। और आपको जो है जो नहीं चाहिए वो भी 1/2 आ जाएगा, से 1 माइनस 1/2, तो आप कितना आएगा 1/2 ही आएंगे। तो ये चीज काम आपका हो सकता है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। पहले एक ही बार उछाले तो उसमें टेल आने की प्रायिकता 1/2 हो गई, ठीक है। प्लस माइनस छोड़ो, हटाओ या रहने दो, प्लस का मतलब क्या हुआ, ये आने वाला है, ये चाहिए हमको और ये नहीं चाहिए हमको, ये हो गया। तो एक बार में तो इतनी बातें हो गई, आप 8 बार उछालते और 8 में से 5 आपको चाहिए। आठ में से 5 चाहिए हमको। तो रूल हमारा क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो हमें कंडीशन चाहिए उसमें रूल होता है आपका 8 बार उछालना है। तो लिखते जाइए क्या क्या है, n बराबर हो गए 8, तो n c, और ये हमारा 5 बार लाना है, तो k मान लीजिए 5 बार आने का, k का वैल्यू आपका कितना हो गया 5 इनटू, अब जो हमें चाहिए 1/2 चाहिए, मतलब p का वैल्यू आपके कितने हो जाएंगे, p का वैल्यू k हो जाएगा। 5 बार चाहिए ना तो 5 हो जाएंगे, और जो हमें नहीं चाहिए q, वो हमारा k माइनस n माइनस k हो जाएगा, मतलब जो है हमारा जितना हमें नहीं चाहिए।
ये वैल्यू हमारा जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब पढ़िएगा। खैर आपको जो है बिहार एसएससी में इतना खतरनाक सवाल और नहीं देगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा आपको, हेड टेल 2 बार 3 बार यहां तक पूछे जा सकते हैं, या अगर कभी जीवन में पूछा तो इस रूल का सहायता लेना है। यहां कितनी बार है, 8 बार, के का वैल्यू 5 बार, सब वैल्यू यहां से उठाइए डाल दीजिए उसमें। तो एन का वैल्यू 8 है, 8 सी और 5 ये हो गया। पी का मतलब 1/2 है और हमें जो है कितनी बार चाहिए, 5 बार। और ये क्यू का वैल्यू 1/2 है, तो टोटल 8 बार चाहिए, 5 बार हो गया है तो 3 बार यहां लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही आएगा, बस इसको अब सॉल्व करना है। तो एनसीआर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 2 बजे दोपहर में देखिएगा, मंडे टू फ्राइडे में 2 दिन अभी डिस्कशन लिए हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। एईडीओ परिचारी और बिहार एसएससी ऐसे करके उसका थंबनेल बना हुआ, उसमें देख लीजिएगा सवाल को। एनसीआर का वैल्यू जो होता है फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होते हैं। तो आपको 8C3 निकालना है, 8C5 लगा के देखिएगा तो आपको 8 में 5 घट गया तो 3 तक खत्म, यानी 8 हो गए, 7 हो गया, 6 हो गया, फैक्टोरियल 5 बच गए और नीचे फैक्टोरियल 5। बहुत लोगों को जल्दी समझ में भी ये नहीं आता है, ठीक है। 7 छक्के 42, 8 गुने 7 गुने 6 आ गए, इतना वैल्यू ये आ गया। लिख लो यहां पर 8 गुने 7 गुने 6, यहां कितना 1/2 का पावर 5 मतलब 32 और ये 1/2 यानी 8 आ जाएंगे। 8 8 आपका खत्म हो गया, यहां काटो 16, यहां लिखो 21। 21 को हमको 16 से भाग देना है, कितना आ जाएगा रे भाई? 21 को हमको अगर 16 से भाग देना है, गलती वलती तो नहीं हुआ है, एकदम गलती नहीं हुआ है। 1/2 हमको चाहिए 5 बार, क्योंकि ठीक 5 बार हमको पूछ रहा है और 5 8 में से तो 3 उधर हो गए, ठीक है। 21/16 कोई भी आंसर नहीं है। 7 21 और नीचे 16 हो गए, यानी हम 8C5 का वैल्यू कुछ गलत निकाल रहे हैं। 8C5 का वैल्यू हो सकता है कि हम कुछ गलत निकाल रहे हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर है आपका 101, कहीं कुछ भी नहीं है भाई, क्वेश्चन ही है मेरे पास सिर्फ। तो हो सकता है कि हमने कुछ गलत निकाला हो, एक बार इसको जो है पहले हम निकाल कर देख लेते हैं। 8C5 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5, तो फैक्टोरियल 5 तक हटा लेते हैं। 5 7 6 यहां तक खत्म, नीचे बच गए 8 में 5 गया 3 3 2 1, अच्छा एक ये हमने छोड़ दिया था, तो 6 6 आपके खत्म हो गए। तो बचे आपके कितने, 8 और 7। मुझे लग रहा था यहाँ पर कुछ गलती मैंने कर दिया है, तो यहाँ पर जो है वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 × 7, ये हो गया 1/32, ये हो गए 1/8, 8 8 खत्म। 7 को आपको 32 से भाग देना है, 0.70 हो गए। 70 को आप 32 से लगाओगे, 70 को 32 से लगाना है, 0.70 हुए ना, 32 दूने 64, 0.2 से शुरू होने वाला का 2 से 2 को शुरू हो रहा है भाई। 70 32 दूने 64, बच गए 80, फिर 2 बार में, यानी ये आंसर होगा आपका 0.22 जो है आपके आंसर हो जाएंगे, यानी डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत खतरनाक सवाल में से एक है, बस रूल आपको थोड़ा सा याद रहेगा तब जाके ये सवाल आपको बनेंगे। जितना बार आप जो चीज चाहिए पहले वो निकालिए, यानी 2 में से हमको 1 चाहिए, फिर 2 में से 1 हमको नहीं चाहिए, ये हमने निकाल लिया। टोटल कितना बार, 8 बार, और हमें चाहिए कितना, 5 बार। तो n का वैल्यू 8 हो गया, k का वैल्यू 5 हो गया। इस रूल में बस बैठा देना है। आपको थोड़ा सा जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन आने चाहिए, तो यह इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। खैर बिहार एसएससी इतने हाई लेवल पर सवाल नहीं जाती है,
ये आपको बिहार एसएससी एईडीओ वगैरह सब में ये ज्यादा पूछता है। परमुटेशन के सवाल हो गए। बुकलेट हमको लिखना है, तो बुकलेट में हमको बी और टी को कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से हमको बी और टी एक ही जगह पर रहना चाहिए, साथ साथ रहना चाहिए। ये सवाल तो एग्जैक्ट जो है आज ही पढ़ाए हम 2 बजे वाला में, आप देख लीजिएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके होगा, बड़ा ही आराम से जो है पढ़ा रहे हैं उसमें। तो बी और टी यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बी और टी साथ में रहना चाहिए, बी और टी हो गया साथ में, निकाल दिए। अब बचे 1 2 3 4 5, 5 को बच गया भाई साहब, 5 को बच गए। क्या क्या नाम है, OOKLE, यहां हो गए। इसको आप 1 बोलो, इसको आप बोलो 5। 1 क्यों बोल रहे हैं, तो यह एक ही चेयर है और यहां 5 चेयर है, 1 2 3 4 5, 5 को चेयर बनेगा इसमें भाई साहब, समझ गए। या एक ही चेयर पर दोनों को बैठाना है, तो 5 और 1 कितने हुए, 6। अब देखो यहां पर ये एक ही चेयर है, तो पहले आप बी को बैठाओगे और फिर बाद में टी को, या फिर आप पहले टी को बैठाओगे फिर बाद में बी को, यानी 2 तरीके उसके पॉसिबल हैं। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720 और फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2, यानी इस क्वेश्चन का जो है, अच्छा यहां पर एक रिपीट भी कर रहा है, रिपीटेशन से भागा भी देना पड़ता है। यहां एक जो है रिपीट कर रहा है, तो रिपीट जो है 5 1 6 और रिपीट कर रहा है वो 2 से हमको भागा भी देना होगा, यानी 2 2 खत्म। फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 से लेकर 5 4 3 2 1, फिर कितने हो जाएंगे, 720। ये सब सवाल है ना, थोड़ा सा जो है आपको कॉन्शियस होके काम करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, काम करना पड़ेगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 103 नंबर सवाल है, कितने सवाल बचे हुए हैं बस। रॉडनी ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए 15,000 रुपये का निवेश किया, ठीक है। उससे प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी होगी, ये बात आपको पता लगाना है। अर्धवार्षिक यानी जो है ना, रॉडनी ने अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% चक्रवृद्धि ब्याज, 8% जो है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक हाफ ईयरली हो रहा है, तो रेट को आपको आधा करना पड़ेगा। 4% जो है प्रति छमाही हो गया, ठीक है। 1 साल है, 1 साल में कितने छमाही होते हैं, 2, यानी 2 बार आपको जो है बैंक जाना होगा। मान लो बैंक में पैसा रख रहे हो, तो अब 2 साल मेरे भाई, जब 2 साल आपके रहते हैं तो CI आपका होता है 2R + R²/100%, ये फॉर्मूला होता है। तो R के जगह हमारा कितना, 4% आप रख के देखो, 2 × 4 + 4 × 4/100। हमको लगा कि जो है 45 मिनट में डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन संभव ही नहीं है भाई। इतना हम पहला नंबर 16 पढ़ाते हैं, 8 दूने ये 8 हो गए और ये हमारा 16, यानी 8 पॉइंट जो है 8.16% आ जाएगा, 4 चौका 16, 8.16%। और ये जो 15,000 निवेश कर रहा है वह मेरा क्या है, तो वह जो है आपका 100% है, प्रिंसिपल है ये, और प्रिंसिपल हमेशा 100% होते हैं। तो 100% का जो वैल्यू है वह 15,000 के बराबर है, वह 15,000 के बराबर है। अगर परसेंटेज रूल से नहीं चलते तो यहां पर सक्सेसिव रूल लगाया जा सकता था, जो आप लोग का है, या रेशियो मेथड से भी चला जा सकता। चलो हमने बना दिया तो बना दिया भाई। तो ये हमारा CI हो गया। अब उसमें 100 जोड़िए, क्योंकि हमसे अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट आपसे पूछ रहा है, तो 108.16% कितना होगा 15,000 बटे 100 गुने 108.16। थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, इतना हो जाएगा, 15 छक्के 90, यानी 0 हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 16,224। 16,224 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बढ़िए आगे तेजी से। एक व्यक्ति ने अपने वस्तुओं को, 5 वस्तु अगर उसके पास है तो 3 वस्तु बचे दिए, टोटल हमारा कितना है, 5 वस्तु। उसमें से 3 वस्तु पर आपको क्या हो रहा है कि 16% जो है प्रॉफिट हो रहा है। ये सबसे इजी मेथड होगा आपका जो है इस सवाल के लिए।
तो 16% हमारा है। शेष बचा कितना, 5 में से 3 हो गया, 2 बचे और कह रहा है क्रय मूल्य पर बेच दिया। इस 16% लाभ लिया। जब आप कॉस्ट प्राइस पर बेचते हो तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पर जब आप बेचते हो तो मेरे भाई ना प्रॉफिट होता है ना आपके लॉस होते हैं, ना प्रॉफिट होता है और ना लॉस होता है, यानी ये 0% हो जाएगा। और इस पर कितना पूरे लेन देन पर होगा तो वही निकालना है हमको। यहां पर गुना कीजिए 48 और ये 0 भाई साहब हो गए 5x, x बराबर 48/5, 9 पचे 45, इतना परसेंट प्लस में आया है तो मतलब प्रॉफिट होगा। अगर माइनस में आता तो आपका जो है लॉस हो जाता, लॉस हो जाते आपके। करा ईंधन की कीमत 3 महीने में 60% दिया हुआ है। 60% कहने का मतलब 3/5 माइनस में है। 30% कहने का मतलब है 3/10। 20% का मतलब -1/5। अब आप जरा सा ध्यान से देखिए, 5 की चीज कोई थी, 3 कम हो गई मतलब हो गया 2। 10 की चीज में 3 कम मतलब हो गए 10 से 7। 5 की चीज 1 कम मतलब 4। 3 साल लगातार वो घटा है, लेकिन चौथे साल में आकर 60% बढ़ गया। अब की बार जो है 5 की चीज 3 बढ़ेगा तो 8 हो जाएंगे, ऐसा कह रहा है। कोई कटेगा भी यहां पर, 5 से ये कट गए 2 से, ठीक है। 8 दूने 16, 16 दूने 32 गुना 7 कितना होता है भाई, तो 32 गुने 7, 7 दूने 14, बच गए आपके 1 और 7 21 1 22 और नीचे 625 हो गया। इसका मतलब क्या है कि पहले जो है पुराना हमारा 625 था, नया क्या हुआ 224 हो गए। अब इसके बीच गैप कितने का आ गया, इसके बीच जो है हमारा गैप पहले निकाल लीजिए और वही आपको जो है वृद्धि या कमी बताएगा। तो भाई 5 में 4 गया 1, 2 में 2 गया 0, 4, 401 जो है कमी हो गई उसकी, कम गया कितने पर 625 पर, गुना 100, यही परसेंटेज आपकी कमी है, परसेंटेज कमी। तो भाई ये 25 चौका और ये 25, तो 4 0 और 4 चौका 16, 16 को अगर आप 25 से गुना करो 1604/25, या फिर आप क्या करो 16 चौका 64, 4 चौका 16/100 लिख दो, तो 64.16% आ जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन है। हमने क्या किया कि नीचे में 0 लाने के लिए 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, 64.16% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक स्टीमर धारा की दिशा में 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में, धारा की दिशा में 4 घंटा लेता है और धारा के विपरीत 5 घंटा लेता है। ध्यान से समझिएगा, तो बोट का जो चाल है और स्ट्रीम की चाल है, एक बार समय को जोड़ा जाता है और एक बार समय को घटाया जाता है। मतलब 5 + 4 जोड़िए, 5 - 4 घटाइए, तो यह हो जाएगा 9/1, 9/1 हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखो, स्ट्रीम की चाल s बराबर 2 दे रखा है, तो 1 का वैल्यू जब 2 हो गए तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यह मेथड आप लोग किस में पढ़े होंगे, नाव और धारा से रिलेटेड क्वेश्चन में ये मेथड आपने पढ़ा होगा, रेशियो मेथड इसको बोलते हैं। रवि की आयु उसकी पत्नी से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और उसकी पुत्री की आयु की 5 गुनी है, उसकी किसकी, पत्नी की। 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। जरा सा सोचो, 3 साल पहले उसकी बेटी जो है डॉक्टर कितने साल की है, 4 साल की, 4 साल की उसकी बेटी है, ठीक है। अब जो है कितना हो जाएगा, 4 साल की उसकी बेटी है, तो मेरे दोस्त जो है प्रेजेंट में जाओगे तो 3 साल जोड़ना पड़ेगा, प्रेजेंट में उसकी बेटी 7 साल की हो जाएगी, ठीक है। पचगुन्ना है कौन, उसकी मैडम, मैडम क्या है नाम, वाइफ, तो 5 गुना करिए, 7 × 5 = 35 हो गए। उसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड जो है उसका, उससे 5 साल ज्यादा है, यानी 35 + 5, यानी हस्बैंड बाबू साहब कितना है 40 साल के हैं, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के सही आंसर है। स्टूडेंट वहां वेट कर रहा है और हम यहां क्लास कर रहे हैं। 2000 से 2003 की बात कर रहा है। 2000 से 2003 के दौरान कंपनी एक्स के औसत उत्पादन और उसी अवधि के दौरान कंपनी वाई के औसत उत्पादन लाख बोरियों में क्या है,
है। रेशियो में तो जो है बोरिस कोई लेना देना नहीं है। एक्स चाहिए ना, एक्स चाहिए औसत उत्पादन, और वाई चाहिए। एक्स बाबू साहब यहाँ है, 2000 से 2003 तक जाना है, इधर से शुरू करो भाई साहब। ये इधर से इधर मतलब ये 30 है, ये 50, 50, ये भाई साहब 40, कितने हो गए? एक्स वाला जो है 30 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 40 बटे 4, और वाई वाला पता लगाइए। ये हमारा 40, 40, 50 और ये 30, 40, 40, 50 और 30, 4 से भागा, तो 4 से भागा ही देना है, तो ये 4 4 आपके खत्म हो गए। 100 और इधर हो गए 170 100 और ये 4 4 8 यानी 180 हो गया। ये क्या है? 30 है, ओ 50 हम पर 30 और 4 बार 160 हो गए, यानी जो है ये रेशियो 17:16 हो गया। 17:16 मतलब जो है सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अरे कितना छौंक रहे हो? अरे यार पूरा जला के रख दोगे क्या? P और Q का जो है एलसीएम हमारा R दिया हुआ है। P और Q का जो एलसीएम है वह R दे रखा है, तो कह रहा है कि इसका जो है एलसीएम बताइए। P स्क्वायर Q और सब स्टूडेंट सब जो है इतना न मुर्गा खाता है एकदम। P स्क्वायर Q और पी क्यू स्क्वायर ये हमारा है। तो देखो यहां पर जो है मैक्सिमम लिया जाता है, एलसीएम में क्या किया जाता है? मैक्सिमम दिया जाता है। पी स्क्वायर पी यानी पी स्क्वायर हो जाएगा और क्यू स्क्वायर हो जाएंगे। इसको पी क्यू गुना पी क्यू हम लिख सकते हैं, पी क्यू गुना पी क्यू, और पी क्यू का ये क्या है? आर दिया हुआ है, तो पी क्यू गुने आर हो जाएंगे। पी क्यू आर कहाँ है? तो यह सी नंबर ऑप्शन में दिए गए। एगो पी क्यू के जगह पर हमने आर ले लिया, उसका एलसीएम। एगो पी क्यू की जगह आर ले लिए। कौन सा व्यंजक जीरो के समान है? कर लीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन आ जाएंगे। लंबवृत्तीय बेलन जो रेडियस हमारा कितना है? 18 है। इसकी ऊंचाई हमको कितनी दे रखी है? 21। बेलन का आयतन निकाल लोगे ना, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर यानी 18 गुने 18 गुने 21 हो जाएंगे। 7 तिया 21 हो गया, 22 तिया 66 गुना 324, 6 चौका 24। कौन है लास्ट में? 4, एकलौता है यहाँ पर लास्ट में 4, तो 21,384 हो जाएंगे। 21,384 हो जाएंगे। दो संख्याओं का औसत जो है 48 दे रखा है औसत, तो सम कितना होगा दोनों संख्या का? x ले लेते हैं और y, तो सम हो जाएगा 48, दोनों हो जाएंगे 96। ठीक है। अब छोटकी संख्या, इसमें छोटी संख्या में अगर 3 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या अगर x ले लेते हैं, छोटी x, तो बड़ी वाली संख्या हमको 96 माइनस x मिल जाएगा। छोटी संख्या में अगर आप 3 जोड़ दें तो यह जो है 96 माइनस x, दोनों का रेशियो 11/20 हो जाते हैं। तो कह रहा है कि दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक जो है हमें इसका वैल्यू चाहिए, दशमलव के 2 स्थान तक इसका वैल्यू चाहिए। तो यहां पर जो है जल्दी से निकाल ले भाई, क्या होगा x का वैल्यू? 20x प्लस जो है 20 तिया 60 और 96 गुना 11 होता कितना है भाई? 6 9 6 15 और 9 1 10, 1056 हो गया। 1056 माइनस 11x, ये इतना वैल्यू आ गया। 11x इधर लाएंगे, 31x उधर 60 जाके घटा देना है। 60 घटाओगे, 60 अगर घटा ले तो 56 निकाल दो, 1000 समझो, 1000 में 4 घटाना है तो 996 हो जाएंगे। अरे तो पॉइंट में पहुंच गया यार भाई। 996 को अगर 31 से भागा दिया जाए तो आपके 32.13 अप्रॉक्स आएगा। तो 32.13 आपके अप्रॉक्स आएंगे। हमको नया वाला चाहिए, मतलब बड़ी संख्या चाहिए। थोड़ा सा हम खुद से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि समय जो है ना बहुत ज्यादा हो चुका है, तो थोड़ा सा जो है आज माइंड नहीं करेंगे आप लोग, फिर उसके बाद अगले दिन हम खुद से करेंगे।
32.13 घटाओगे 96 में तो आपको मिलेगा, आपको यह जो है 63.87 मिल जाएंगे, यानी जो है 63.87 ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 137 आप खुद से भी कर सकते हो, तो ये जो है 1 आ जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है यहीं पर खत्म हो जाता है, एक क्वेश्चन को खुद से बना लोगे। तो कल मिलते हैं दोबारा, फिर जो है 136 नंबर सेट का डिस्कशन नहीं हो पाया था मैथ्स का, वो बाकी है अभी तक। मैं किसी दिन या कल या परसों 2 दिन में किसी दिन समय मिलेगा कर दूंगा मैं।